हाँ जी. So, what was our topic of yesterday? How to, what was intelligibility? Now we will, what are the ways to improve it? सबसे पहला वे है रिकॉर्ड योर स्पीच. जो कुछ भी आपने बोलना है उसको रिकॉर्ड करो. हमने कितनी बार, मैंने पहले भी आपको बोला ना, रिकॉर्ड करके देखोगे, सुनोगे, जब आपको पता होगा कि हाँ ये मेरे वर्ड्स थे, यहाँ पे मैं करेक्ट था, यहाँ पे मैं गलत था. सो यू ऑलवेज शुड बी रिकॉर्डिंग व्हाट यू आर सेइंग. मेकिंग अ रिकॉर्डिंग can be a good way of getting a clear picture of someone's current manner of speaking and understanding. जब आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करके उसको दोबारा देखते हो, सुनते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तब आपको क्लियर पिक्चर होती कि हाँ यहाँ मैं ठीक था, यहाँ मैं नहीं. जैसे मैंने आपको बोला कि हमने शायद कमिंग वीक्स में यहाँ पर हमने एक पब्लिक स्पीकिंग रखनी है. कल भी बताई थी ये बात, ठीक है ना. अब जैसे पब्लिक स्पीकिंग में बच्चों ने जिनमें पार्टिसिपेट करना है, फर्स्ट टाइम रखनी, गलती भी हो सकती है, मिस्टेक्स भी होंगी. तो अगर वो रिकॉर्डेड होगा और हम आपके नंबर पे भेजेंगे, जब आप घर में अपने आप प्रैक्टिस करोगे, देख सकते हैं अच्छा यहाँ मिस्टेक थी मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग में, अब मैंने इस चीज़ में इम्प्रूव किया. सो यू विल बी मेजरिंग अपने, आप मेजरमेंट खुद ही कर लोगे, कहाँ मैं ठीक हूँ, कहाँ मेरे बोलने में मिस्टेक थी, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, वो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा. सो कैसे कर सकते हो? यू कैन डू दिस यूजिंग अ सेल फोन और अ लैपटॉप कंप्यूटर, इधर इन अ क्लास. ठीक है. आंसर एन ओपन क्वेश्चन, टॉक फॉर अ मिनट ऑन अ टॉपिक दैट यू आर पैशनेट अबाउट, और सिंपली टेल योर फ्रेंड्स व्हाट यू डिड एट द वीकेंड. तो जो कुछ भी आपने रिकॉर्ड करना है, लैपटॉप पे करो, कंप्यूटर पे करो, मोबाइल पे करो. उससे क्या होगा, या अपने वीकेंड के बारे में अपने फ्रेंड्स का डिस्कस करो यूजिंग योर सेल फोन. आप हर वीकेंड, हर सैटरडे को करोगे तो बाय द लास्ट सैटरडे आपको पता, अच्छा इस हफ्ते में मेरी ये प्रॉब्लम थी, इस हफ्ते में ये, यहाँ तक मेरी स्पीकिंग इम्प्रूव हो गई है. नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड shadowing. What is that? Listening is very important part. After all, students have to be able to hear a word before they can actually say it. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लिसन करना. जब आपने एक वर्ड को सुना है तभी आप उसको करेक्टली रिप्रोड्यूस कर पाओगे, दोबारा बोल पाओगे. अगर आपने करेक्टली वो वर्ड, आपको सुनने में समझने में प्रॉब्लम है, हाउ यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट? मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो लिसनिंग also takes focus away from how words are written on a page. This is key because English speakers blend words together, so pronouncing each word perfectly in isolation is not good goal to have. This kind of practice just reinforce pronunciation habit that takes us further away from good. क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, बार बार मैं बोलूँ, बार बार उसको सुनूँ, उसको देखूँ, उसको रिकॉर्ड करूँ, उसको टेप करूँ, या वॉट एवर यू डू, आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी खुद की इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी. कैसे? बिकॉज यू विल बी एबल टू सी योर प्रीवियस मिस्टेक्स. ठीक है ना. जैसे सपोज हमने ये बोला कि हर वीकेंड अपना कुछ रिकॉर्ड करो, कि हमने पूरे हफ्ते क्या किया उसी को रिकॉर्ड कर लो. फर्स्ट सैटरडे आपको लगेगा, थोड़ा सा घबराओगे, हंसी आ जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी. सेकेंड सैटरडे आपको होगा कि मैंने पहले भी किया है, करोगे धीरे 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 धीरे. बाय द लास्ट सैटरडे क्या होगा, आप तब तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ. तो हर मंथ 12 महीने में कितने सैटरडे, तो द एंड ऑफ द ईयर आपकी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, दैट यू विल, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आप ही के फ़ोन में, आप ही के पास है. सो यू विल बी एबल टू सी दैट येस आई डिड 1 जनवरी से लेके फर्स्ट मंथ के सैटरडे से लेके 31 दिसंबर तक जितने भी सैटरडेज मैंने अपनी रिकॉर्डिंग करी है, जो भी वीकेंड प्लान आउट किया है, उसकी रिकॉर्डिंग्स की है, कितनी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट है. नेक्स्ट इज टारगेट द प्रॉब्लम साउंड.
throughout the lesson, as you listen to others speak, identify a number of words that reflect the pronunciation challenges your students face. Write the word on the board and a group of words like heat, sheep, hit. ये चीज़ आपने देखनी है कि जब हम कोई वर्ड बोलते हैं कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है साउंड को समझने में. जैसे फॉर एग्जाम्पल हीट, शीप ऑलमोस्ट सेम है, हिट, ट्रिप. ठीक है, अगर बोलने में समझने में प्रॉब्लम है उसको हम लोग बोर्ड पर लिख कर भी कर सकते हैं कि इसका ये मतलब है. कहोगे ना रिपीट करो बार बार स्पेलिंग, तो बोर्ड पे उस चीज़ को टीचर आपका लिख दे ताकि आपको पता चले कि वॉवल साउंड आपकी कहाँ पे हो रही है. उसके बाद है आइडेंटिफाई द वॉवल साउंड इन ईच वर्ड एंड राइट द फिनोमिक सिंबल्स ऑन द बोर्ड. Drill the sounds at the words until you are confident and you can repeat them successfully. जो वर्ड साउंड हो रही है, किस टाइप के वर्ड साउंड हो रहे हैं, वॉवल कैसा साउंड हो रहा है. ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ड आपको बताया था ऑनेस्ट, अब उसमें ओ की साउंड आ रही है, तो आपको पता चले कि हाँ जो मेरा ये बोलने का स्टाइल है, जो मैंने ये बोला है उसमें कौन सा वॉवल साउंड हो रहा है. अगर वॉवल नहीं साउंड हो रहा, कॉन्सोनेंट हो रहा है, तो वो कौन सा है. यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश, आपको आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा वॉवल है, कौन सा कॉन्सोनेंट है. नेक्स्ट इज ट्रांसक्राइब एंड ड्रिल न्यू वोकैबुलरी. न्यू वोकैब वर्ड्स हमने शुरू से आपको बोलते आ रहे हैं कि न्यू वोकैब वर्ड्स को सुनो, उसको समझो, उसको सीखो. वेन एवर यू आर लर्निंग न्यू वोकैब वर्ड्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम मोर करेक्टली. ठीक है, while problems with individuals sound occasionally, but intimate understanding, you should always focus on aspects of pronunciation of word stress. वर्ड कहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ. ठीक है, ओ, यूज ओ टू हाईलाइट अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स और स्ट्रेस्ड वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है, वर्ड एक है बिहेवियर, पर हमने उसको जब हमने स्ट्रेस करना है तब हम कैसे स्ट्रेस करते हैं, बिहेवियर. अब यहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रेस कहाँ हो रहा है, कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस हुआ है. जैसे सपोज करो आपको टीचर्स, सपोज जब बचपन में आप लोग बहुत शरारती थे, ये हर वक्त बचपन में क्लास में शोर कर रही हैं, लड़ रही हैं, तो टीचर क्या बोलते थे, माइंड योर बिहेवियर. उस पर स्ट्रेस डालते थे, जोर डालते थे. जैसे आपको जब बचपन में डांट पड़ती थी क्लासेस में, तो मोस्टली किस चीज़ पे पढ़ती थी, बिहेवियर पे पढ़ती थी. ठीक है ना, कि आपस में लड़ रही है एक दूसरे के, इसने इसके बाल खींच दी, उसने उसके खींच दी, उसके पेंसिल कॉपी फाड़ दी, तो आपको डांट किस बात पे पड़ रही है, आपकी बिहेवियर पे, बिकॉज वो बिहेवियर किया ना. सो किस चीज़ पे स्ट्रेस डाल दी टीचर, बिहेवियर. ऐसे बोलते थे गुस्से में जब बोलते थे. सो आपने देखना है कि कौन से वर्ड पे स्ट्रेस डाला गया है. बिहेवियर का बिहेवियर, यानी कि ओ को 3 बार जोर से बोला, और बिहेवियर. ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इज द एडवांटेज ऑफ रिकॉर्डिंग अनस्ट्रेस्ड एज वेल एज स्ट्रेस सिलेबल्स. नेक्स्ट, ड्रिल दिस न्यू वोकैबुलरी अंटिल यू गेट द हैंग ऑफ इट. मतलब जब तक अब ड्रिल द वोकैबुलरी का मतलब क्या है, क्या समझे, ड्रिल द वोकैबुलरी, अपने माइंड में ड्रिल करना. ड्रिल क्या होता है, कभी आपने देखा है वो ड्रिलिंग हो रही है, अगर कोई स्क्रू होता है जो कील होता है जिसके ऐसे ऐसे बने होते हैं, उसको ड्रिलिंग करके करते हैं ड्रिल मशीन से, तो उसके बिल्कुल ठोकरे होते हैं दीवार के अंदर, ड्रिल कर रहे होते हैं. सो हमने ड्रिल द वर्ड मतलब अपने दिमाग में उसको ड्रिल करना है. ये ना घर जाके ड्रिलिंग मशीन लेके दिमाग में लगा दो जो हमने ड्रिल करके देखना है. नो, ड्रिल मीन्स ड्रिल द वर्ड्स, के वर्ड्स को अपने ब्रेन में पूरी तरह अपने समा जाना है, ड्रिलिंग करनी है इन योर माइंड. और तब तक करनी है जब तक कि आपको वो वर्ड प्रॉपरली आ जाए. चूज एन इमोशन, कौन सा, एंग्री, हैप्पी, सैड, इनमें से कोई इमोशन जो है वो चूज करके आपने बोलना है. क्या होगा, जैसे मैंने बिहेवियर वर्ड बोला, अब जब अगर कोई छोटे बच्चे की क्लासेस हो, टीचर आपको गुस्से में बोलती है, इमोशन होता है माइंड योर बिहेवियर. अगर कोई आपको हैप्पी न्यूज़, तब क्या होती थी जब व्हेन यू वर वेरी स्मॉल, हैप्पी न्यूज़ क्या होती थी, आपके लिए छुट्टी है, टुमारो इज अ हॉलीडे, तो आप हैप्पी हो जाते, तो खुशी से बताते थे. सपोज सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ का इंतज़ार होता था,
मई के पेपर के बाद जून जुलाई की छुट्टियाँ, उसमें आप लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते थे कि कब सर्कुलर आएगा या कब टीचर अनाउंस करेगी कि फ्रॉम टुमारो 1 मंथ की तुम्हारी जून जुलाई की छुट्टियाँ, बहुत खुश हो जाते थे। दैट वॉज द इमोशन, ठीक है। उसके अलावा सैड, कभी कोई सैड मोमेंट, ठीक है, एक्साइटेड मोमेंट, क्लास में फर्स्ट आ गई, टॉपर इन द क्लास, बाकी सारी क्लास के आए हैं 50 से ऊपर नहीं, इसके 100 में से 100। सोचो, ये तो ऐसे आंखें में ऐसे आसमान में उठा के बच्चा तब घूमता, तब यही होता था कि आपके नर्सरी केजी में ऑलमोस्ट सबकी फुल मार्क्स आ जाते थे। आए नहीं आए वो टीचर आपके फुल मार्क्स जस्ट टू मेक यू हैप्पी कर देते थे, ठीक है ना। तो उस वक्त कैसी एक्साइटमेंट होती है। सो वो सब कुछ सोच के माइंड में रख के वर्ड्स को बोलो कि हाउ यू फेल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। इन द वर्ड्स ऑफ रॉब ब्राउन, यू कैन स्पीक, यू कैन इन्फ्लुएंस। ये रॉब ब्राउन के कोटेशंस जो हैं वो एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे हैं रॉब ब्राउन? ये कह रहे हैं इफ यू कैन स्पीक यू कैन इन्फ्लुएंस। अगर आप बोल सकते हो तो आप इन्फ्लुएंस, किसी पर अपना प्रभाव डाल सकते हो। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव डालना, प्रभाव भी डाल सकते हो। इफ यू कैन इन्फ्लुएंस यू कैन चेंज लाइव्स। अगर आप किसी पर प्रभाव डालो तो आप उसके जीवन में बदलाव भी लेके आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन सेइंग ऑल योर स्पीच साउंड, particularly at the end of words। इसका क्या मतलब होता है कि आपने फोकस करना है अपनी स्पीच साउंड के ऊपर, कैसे साउंड कर रहे हो इन द एंड ऑफ द वर्ड। जैसे सपोज करो हम आपको क्या बताते हैं, बार बार टीचर्स एक ही चीज को रिपीट करते हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग विच इज बीइंग रिपीटेड? व्हाट इज दैट वन थिंग? स्टडी, फोकस, ध्यान लगाओ पढ़ाई पे। मोस्टली टीचर और पेरेंट आपको यही चीज पे बोलते हैं और तो इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। हाँ, हेल्प, घर के काम में हेल्प कराओ, जाके बाजार हो कराओ, पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करते हैं? बार बार हर रोज़ एक ही बात रिपीट होती है, आपकी पढ़ाई, ठीक है। तो फोकस ऑन सेइंग योर स्पीच साउंड। जहाँ जहाँ पे आपकी जो स्पीच साउंड है, हाउ दैट इज साउंडिंग, उसकी साउंड कैसे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कह रहे leaving sound out particularly at the end of word and phrases makes it much harder for listeners to understand what you are saying। कई बार जैसे सपोज करो आपकी क्लास जो टीचर ले रहा है, मेरी साउंड इतनी होती कि मेरे लास्ट बच्चे तक जाए। अगर मैं धीरे धीरे एक ऐसे करके पढ़ाऊँ, आप तो भागते जाओगे, पता ही नहीं लगता वो क्या बोल के चली जाती है। एक ही बच्चे को थोड़ा बहुत बता के चुप करके बैठ जाती है, ठीक है। सो स्पीच साउंड ऐसी होनी चाहिए, इट शुड बी ऑडिबल, क्लियर, इवन टू द चाइल्ड इफ द चाइल्ड इज सिटिंग देयर, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो इट शुड नॉट मेक मच हार्डर फॉर लिसनर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। This is one reason strangers find it hard to understand children with speech disorders and many adults who speak English as a second language। कई बार listeners के लिए क्या मुश्किल होता है समझना, लिसनर्स के लिए मुश्किल हो जाता है समझना। कई बार स्ट्रेंजर होते हैं, जैसे कि सपोज करो आपके फॉर एग्जांपल 2 साल का कोई भाई बहन है, ठीक है, कोई स्ट्रेंजर जो आपको नहीं जानता वो आपके घर आए, वो क्या बोल रहा है पता ही नहीं लगता, उसको मुश्किल लगता है कि वो पता नहीं क्या बोल रहा है। या कोई ऐसा बच्चा मोस्टली जिसको स्पीच डिसऑर्डर है, बोलने में तो लाता है या प्रॉब्लम है, उसको समझने में डिफ़िकल्टी आती है। उसके अलावा जिनको इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, जिनको इंग्लिश बोलने में डिफ़िकल्टी आती है, उनकी बात समझने में प्रॉब्लम होती है। सो ये सब कुछ चीज़ें एंड ऑफ द वर्ड्स जो होते हैं वो उस पर बहुत अपना स्ट्रेस डालो कि हमने वर्ड्स को क्लैरिटी में बोलना है। लर्न अबाउट, अप्लाई बेसिक रूल्स ऑफ स्पीच, अ फोकस ऑन प्रोसोडी, थिंग्स लाइक स्पीच स्ट्रेस। कौन सी होती है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसोडी? ये वो चीज़ें हैं जैसे स्पीच स्ट्रेस, कहाँ पे हमने स्ट्रेस डालना है, रिदम, इंटोनेशन, ये हमने पहले भी किया था कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। रिदम, इंटोनेशन कैन लीड टू ग्रेटर कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी देन फोकस ऑन स्पीच साउंड। अगर हमें पता है, हमने कॉम्प्रिहेंड करना है, एट द एंड ऑफ द डे हमने करना क्या है, कॉम्प्रिहेंड, कि जो कुछ हमने सुना है उसको हमने कॉम्प्रिहेंड करना है, समझना है, और फिर उसको हमने अपने वर्ड्स में बोलना है। तो जब हमें स्पीच साउंड ही क्लियर नहीं होएगी, हमें कुछ क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स नहीं होएगी, हाउ वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस स्ट्रेस इज प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट गेट राइट फॉर इंटेलिजिबिलिटी।
सेंटेंस स्ट्रेस, जो सेंटेंस हमने बोलना है उस पर हमने कितना स्ट्रेस दिया है. अब जैसे दिस इज सिंपली मेकिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स, स्पेशली वर्ड्स दैट कन्वे इसेंशियल इंफॉर्मेशन. वो वर्ड्स जो एक इसेंशियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, उन वर्ड्स के ऊपर हमने कितना स्ट्रेस डाला है. कोई भी कई वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं आपको बोल देती हूँ कि राइटर्स की अगर किसी रिसर्चर का नाम है उस पर उसको अच्छे से, क्योंकि हो सकता है वो एग्जाम में आए, ठीक है. तो कई तरह के वर्ड्स जिन पर हमने स्ट्रेस डालना है, जो हमें लगता है वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उन पर हमने स्ट्रेस डालना की हमें बहुत ज़रूरत होती है. लॉन्गर एंड लाउडर देन द वर्ड्स अराउंड देम. जहाँ जो वर्ड्स जिनसे आपको असेंशियल ज़रूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उन वर्ड्स के ऊपर आपने ज़्यादा स्ट्रेस देना है. लॉन्गर एंड लाउडर स्ट्रेस आपने देना है, ना कि उनके आसपास के वर्ड्स. वैसे तो हर एक चीज़ पर आप स्ट्रेस दो, पर वो चीज़ वर्ड्स जो आपको लगे कि इनसे हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही है. फॉर एग्जाम्पल ये दिया, आई वॉन्ट टू गो टू द बीच. इसका मतलब नॉट ऑफिस, ठीक है. दे आर कमिंग टुमारो, मतलब समझ लो अपने आप ही, नॉट टुडे. द ब्लैक शूज आर मिसिंग, ब्लू वन नहीं, ब्लैक. ब्लैक शूज, द ब्लैक शूज आर मिसिंग, नॉट द ब्लैक सॉक्स. द ब्लैक शूज आर मिसिंग मतलब कि यहाँ नहीं, ठीक है. समझ आई कि कहाँ पे हमने स्ट्रेस डालना है. स्मूथ आउट रफ रिजेस, इसका क्या मतलब होता है? रफ रिजेस कौन सी होती है? हेजिटेशन, ऑकवर्ड पॉजेस एंड रेपिटेशन. और उसके अलावा जैसे कई बार कई लोगों की बात होती है, कई लोगों की आदत होती है जिनको वर्ड क्लैरिटी ना हो, वो क्या बोलेंगे, हाँ, ये सब मत करो. ये रफ रिजेस है, इनको स्मूथ आउट करो, इनको हटाओ. यू डोंट नीड देम, ठीक है. रिड्यूसिंग, देखो, रिड्यूसिंग द ums and ahs and pausing between thoughts at grammatically correct times can increase your intelligibility dramatically even if you make the same number of sound errors. अगर आप बार बार साउंड एरर करोगे तब आपकी एक्यूरेसी कैसे आएगी? तो उनको आपने रिड्यूस करोगे तभी आपकी साउंड्स में एक्यूरेसी आएगी. इंक्रीज योर वॉल्यूम, इसका क्या मतलब हुआ? मेक योर स्पीच ट्रीटमेंट नोटेबली, मतलब loud, based on simple idea that increased volume will help increase intelligibility. Increasing volume not only makes you louder but also shown to increase articulatory precision and breath control. This applies both for people with neurological diseases like Parkinson's disease as well as chronic numbers. अपनी वॉइस को, पर ये भी नहीं कि चिल्लाओ, आपकी वॉइस ऐसी होनी चाहिए जो ऑडिबल हो. इट शुड बी लाउड एंड क्लियर. मतलब एक तो क्लियर हो, आपके वर्ड्स क्लियर हो, ये ना हो कि पता ना चले दूसरे को आप क्या बोल रहे हो. और एक उतनी लाउड होनी चाहिए ताकि आपके कानों में गूंजे भी ना, पर आपको समझ आए, सुनाई प्रॉपर दे कि वो पर्सन आपसे क्या बोल रहा है. लुक आफ्टर योर वॉइस, ये बहुत ज़रूरी होता है. वॉइस क्वालिटी जो होती है वो बहुत इफेक्ट करती है इंटेलिजेंस को. It can almost painful listening to someone with very rough, strained, breathy, monotone voice. The best is distracting. At best, it's distracting. मतलब कि जो लोगों की ये कई लोगों की आदत होती है बहुत तेज बोलना. कई लोगों की आदत होती है उनको पता ही नहीं लगता वो क्या बोल रहे हैं, अपने वर्ड्स ही चू कर जाते हैं. सो आप लोग फिर उससे वो बात डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, आपको ध्यान नहीं आता उस बात पे. क्यों? क्योंकि उनकी बात वर्ड्स क्लियर नहीं है. सो योर आपको अपनी वॉइस क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना चाहिए. वॉइस मॉड्यूलेशन करनी चाहिए. आपकी अगर वॉइस क्लियर है, अगर सामने वाले को आपकी बात समझ में आ रही, तभी आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा. अगर दूसरे पर्सन को आपकी बात समझ में नहीं आ रही, हाउ यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट? आपकी कम्युनिकेशन कैसे होगी? अगर आपकी कोई बात ही ना समझे तो कम्युनिकेशन एरर आपका रिफ्लेक्ट होगा. नेक्स्ट इज स्लो डाउन. रेट कंट्रोल has been described as the most powerful single behaviorally modified variable in intelligence. However, it is easily done and said. Slow down. ये नहीं आप भाग रहे हो अपने वर्ड्स में. स्लो डाउन, आराम से. पर इतने भी आराम से नहीं कि एक वर्ड बोल के आप बैठे रहो आराम से 10 मिनट के, हाँ नेक्स्ट वर्ड तो मैं 10 मिनट बाद बोलूँगा. स्लो डाउन सीखा है मैंने, नहीं. बट योर वॉइस शुड बी लाइक दिस कि आप
आराम से अपने वर्ड्स को बोल रहे हो, दूसरा समझे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिटेंड यू आर स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन। मतलब some speakers perform better when placed in front of a microphone. It is called performance effect. तो ऐसा कई बार होता है, आप समझो कि मेरे हाथ में जी माइक है, मैंने बोलना है, वहाँ पे आप बड़े ध्यान से बोलो। तो आप अपने आप को हमेशा ये समझो कि आप एक स्टेज पे खड़े हो, माइक्रोफोन में बोल रहे हो, आप उस तरह से जब बोलोगे तब आपकी साउंड क्वालिटी इंप्रूव होगी। Whenever you are talking to somebody, ऐसा महसूस अपने आप से करो कि मैं एक माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, आपकी खुद की वॉइस क्वालिटी इंप्रूव होगी। यू विल बी एबल टू गिव द स्पीच करेक्टली एंड दैट पर्सन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट परफेक्टली। डोंट मल्टीटास्क व्हाइल स्पीकिंग। ये बहुत एक होती है मल्टीटास्किंग जब लोग करते हैं। Studies of people speaking while balancing a tray, walking around obstacles, standing on tiptoes or sorting out buttons constantly show a dual competing task negatively affect. जैसे आप एक काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग मत करो, के साथ साथ आप बात कर रहे हो, अपने थोड़े काम करने बैठ जाओ, ठीक है। उसके अलावा अपने बटन्स, अब जैसे बॉयज हम बटन्स लगाने बैठ जाओ या किसी और से बात करने या फ़ोन, ये नहीं करना चाहिए। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, पहले तो इसको अलग रखो, ठीक है, बाकी आप कामों से फ्री हो, देन ओनली ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स टू पीपल। नेक्स्ट इज योर नॉन वर्बल communication. What is that? When we talk about communication, we often mean what we say, the words that we use. However, interpersonal communication is much more than explicit meaning of words and information. It also includes implicit meaning which are expressed through non-verbal behavior. Non-verbal behavior, gestures. ये हमने शायद पहले भी किया था कि gestures, हमारी hand movement, हमारा tone, हमारे body language, हमारा style of talking. This is very important in communication, especially when you are communicating in a group. ठीक है। Non-verbal communication includes, सबसे पहली चीज़ होती है facial expression, then the tone and pitch of voice. ये हमने किया हुआ है पहले भी, ठीक है, कि हम ना हमारी कम्युनिकेशन, टोन, हमारी पिच ऑफ वॉइस, जेस्चर्स विच आर डिस्प्लेड थ्रू द बॉडी मूवमेंट्स, कि कैसे हमारी हैंड मूवमेंट है, कैसे हम मूव कर रहे हैं, कैसे हम लोगों को बता रहे हैं, अपनी स्पीच दे रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली योर हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट। आई टोल्ड यू व्हाट इज गेट, GAIT, गेट। GAIT, गेट। व्हाट इज गेट? योर स्टाइल, हाउ यू आर टॉकिंग, आपका पूरा टॉर्सो, ठीक है, एंड हाउ यू आर वॉकिंग, हाउ यू आर टॉकिंग, आपकी ब्रेथ कंट्रोल कैसी है। ये नहीं कि मैं बात आपसे कर रही हूँ साथ साथ अभी कॉल जैसे हम मैम आए थे, पहले भी मैम आए थे, मैंने ये नहीं कि अच्छा 2 मिनट, ओके हम ये कर रहे हैं, साथ साथ में उनसे बात कर रही हूँ। नो, यू शुड नेवर बी अ मल्टीटास्कर। व्हेन यू आर डूइंग वन टास्क, डू दैट टास्क एट दैट टाइम। वैसे हम हर एक को कहते हैं बी अ मल्टीटास्कर। मल्टीटास्कर मतलब आप कई सारे काम कर सको, ठीक है। जैसे मैं ये डिपार्टमेंट भी संभालती हूँ, ये भी संभालती हूँ, IELTS भी करा लूँ, वो भी करा लूँ, आपका LPO भी, वो मल्टीटास्कर कुछ और चीज़ है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, टॉक विद दैट पर्सन और दैट ग्रुप, नॉट विद समबडी एल्स। उनको बाद में टाइम दे दो, पूरा दिन यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। बट फॉर मी, माई मेन मोटिव इज़ माई स्टूडेंट्स, बाकी सब बाद में, ठीक है। सो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, आपके नॉन वर्बल जेस्चर्स, ये नहीं कि आप किसी को, जैसे मैंने आपको बताया था पैट ऑन द बैक, वो होगा बस शाबाश धीरे से। किसी भी बच्चे को अगर मैं पैट करती हूँ तो ऐसे, ये नहीं कि उसकी कमर ही तोड़ लूँ, ठीक है। दूसरा, योर नॉन वर्बल जेस्चर्स में आपकी हैंड मूवमेंट, मैंने बताया था कि ये चीज़ गलत होती है, ठीक है। लुकिंग डाउन, चेकिंग फोन, ऑल दिस इज रॉन्ग। सो योर नॉन वर्बल जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी टोन, हाउ यू आर स्पीकिंग, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब टाइप ऑफ, ये हमने शायद पहले किया हुआ है, टाइप ऑफ नॉन वर्बल जेस्चर्स, ठीक है। किनेटिक्स, बॉडी मूवमेंट इंक्लूडिंग फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है? आई कॉन्टैक्ट, आई मूवमेंट, बट डोंट स्टेयर एट द पर्सन, यूँ ही नहीं उसको। हाँ, यू शुड मेंटेन अ पॉजिटिव। कभी भी किसी से बात करते वक्त पहली चीज़ है नेवर चेक योर फोन। ये बहुत नेगेटिव चीज़ होती है कि फ़ोन चेक करते करते बात कर रहे हो। इट शोज समथिंग, आई गेट पुट ऑफ। अगर मेरे साथ कोई ऐसा पर्सन हो कि जब मैं बात कर रही हूँ पर्सन फ़ोन
आई सिंपली दैट शोज यू आर इल मैनर्ड, यू डोंट हैव मैनर्स. मेरे को तो ऐसा इंसान एम्प्लॉय ना करना चाहूँ. सो नाउ लुक एट मैडम जसप्रीत मैडम, हाउ वेल शी इज. वो कितनी अच्छी हैं, उनके बीच में मैनरिज्म है. करेक्ट पर्सन टू हैंडल IELTS स्टूडेंट्स, बिकॉज उनका ध्यान हमेशा अपने काम में होता है. ठीक है. सो आई ऑलवेज अप्रिशिएट सच पीपल. मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं. वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, वेल पॉलिश्ड पर्सनैलिटी. ऐसा ही आप सबको भी होना चाहिए कि जब भी वेन एवर समबडी इज टॉकिंग टू यू, एक तो ऐसे कभी ना करो, इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत देखो. दूसरी चीज़, ये चीज़ आपसे दूर होनी चाहिए. कम्युनिकेशन बैरियर कोई नहीं होना चाहिए. फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट मीन्स कि यू हैव टू लुक एट द पर्सन. डोंट, ये नहीं कि ठीक है घूरो मत किसी को. डोंट स्टेयर एट द पर्सन के उसको खा ही जाओ. बट नो, यू शुड गिव अ गुड लुक टू दैट पर्सन. उसके अलावा पैरा लैंग्वेज इंक्लूड्स वॉल्यूम, रेट, पिच. आपकी वॉल्यूम कैसी है, रेट कैसा है बोलने का, आपकी पिच कैसी है, आपकी टोन कैसी है. पर्सनल अपीयरेंस, हाउ यू वेल यू आर ड्रेस्ड. ये नहीं कि जैसे आप घर में सुबह सो के उठे वैसे ही आ जाओ. बी इन अ गुड ड्रेस. आपकी ड्रेसिंग सेंस फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए. यू शुड बी ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली. अगर आप पार्टी पे जा रहे हो, पार्टी ड्रेस. ऑफिस आ रहे हो, यू शुड बी ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली. नेक्स्ट इज फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स दैट कंपोज इट. फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सब कुछ ठीक है, वो एक प्रॉपर होना चाहिए. पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस के आपकी कितनी दूरी पे किसी इंसान से बात कर रहे हो. हैप्टिक्स और टच, क्रोमैटिक्स ऑन टाइम. हैप्टिक और टच मतलब गुड टच, पैट ऑन द बैक. ये नहीं किसी को धक्का दे रहे हो, किसी को स्लैप कर रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए. यू शुड, अगर आप जैसे मेरा और स्टूडेंट एंड टीचर का है तो आई विल जस्ट से बेटा वेरी गुड, शाबाश, यू डिड वेल. इससे अलावा नहीं उसकी हड्डियाँ ही तोड़ दो. ठीक है. सो यू शुड बी, एक गुड टच और बैड टच के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. व्हाट इज अ गुड टच एंड व्हाट इज अ बैड टच. अब this mean movement, it refers to study of hand, arm, body and face movement. Specifically this section will outline the use of gestures, head movement, posture, eye contact, facial expression as non-verbal. सबसे पहले आता है gestures. Gestures में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ आ जाती है eye contact. ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि eye contact क्या होती है. We communicate through our eyes. क्योंकि सबसे पहले आंखों से पता चलता है कि आप कैसे देख रहे हो. अगर कोई मुझसे बात करने है, मैं इधर देखूँ उधर देखूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन. दैट पर्सन विल अवॉइड मी. I will avoid such a person. When I am talking to somebody, if person does not pay attention, because for me, if I am talking to somebody, that person has to talk to me. Even मैं अपने घर पे भी ऐसे करती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ, your phone should be down. मैं घर पे भी सेम ही हूँ. I have taught my family members these manners. If you are living with me, you have to behave properly. Otherwise, you don't have space around me. मैं ऐसी ही घर पे भी ऐसी ही हूँ. You can ask them. अब बंटी होता है इससे पूछ सकते हैं. मैं ऐसे ही हूँ कि when you are talking to me, you are not to use your phone. You have to put it aside and then talk to me. ठीक है. Now, the face and eyes are the main point of focus during communication. Along with our ears and eyes, take the most of the communication information around us. The saying is, eyes are the window to the soul. ये आपने कहीं बचपन में भी पढ़ा होगा कि भी आंखें हमारे मन का दर्पण है and all that type of stuff. ठीक है. क्योंकि आपकी आंखों से ही पता चल जाता है कि हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर इन द कॉन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट पर्सन. अगर आप उसको आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हो, पहली बात है आप में नर्वसनेस है तभी आप बना रहे नहीं रहे हो. यू आर नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट. जो इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो एक दूसरे को देख के बात करता है. जो इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है वो आई कांटेक्ट बना ही नहीं सकता. In terms what people typically think you are located, what right behind our eyes? Certainly, eye behavior has become personality trait, such as hungry eyes, evil eyes, bedroom eyes. ठीक है. hungry जो ऐसे कई चीज़ें लोग होते हैं जो आपको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं खाई जाएंगे. ठीक है. कई लोगों की evil eyes जैसे कहते हैं बुरी नज़र. वैसे I don't believe in all that, but चलो होता होगा बुरी नज़र and all that. तो आपकी आईज बहुत चीज़ डिपेक्ट करती है कि हाउ यू आर लुकिंग एट द पर्सन. बट ऑलवेज रिमेंबर, लुक पॉजिटिवली, डोंट स्टेयर एट देम. मैं घूरना नहीं है किसी को. नेक्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशन.
Our faces are the most expressive part of the body. Think how photos are intended to capture particular expression in a flash. So we can say interpret meaning from a human face caught on the moment of expression is basic facial expression. क्योंकि कई बार हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है जिसमें आ जाता है हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, हम दूसरे पर्सन को देख के हमारा फेस कैसे बन जाता है. किसी को देख के आप मुंह बना रहे हो, किसी को देख के आप खुश हो, किसी को देख के आप स्माइल दे रहे हो, या किसी को देख के आपको गुस्सा ही आ जाए. कई एलिमेंट स्पेशली कल मेरी क्लास में यहाँ से 11-12 बजे फ्री हुई थी, तो मुझे जाना था कहीं. रास्ते में कई लोग होते हैं जैसे स्पेशली बेगर्स जो भीख मांगने आ जाते हैं, उनको देख के मुझे इतना गुस्सा आता है कि वाई कांट यू अर्न, हम काम कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर सकते. मेरी पता क्या हैबिट है, बेगर को देखो मेरे साथ देना, ला दे पहले तू दे, मैं पीछे पड़ जाती हूँ, देना दे पकड़ाना दे भाग जाते हैं फिर वो. ये मेरी हैबिट है बिकॉज आई डोंट लाइक इट. जो आप लोग अगर भीख देते हो ना, आप गलत करते हो. अगर देते हो तो कभी मत दो इनको, इनके पास आपसे ज़्यादा है. टिंकू प्रसाद स्टूडेंट से बात करनी पड़ी. हाँ जी बच्चे, हेलो. हाँ जी बच्चे, हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटा. ठीक है बेटा, आ जाइए 9 बजे. ओके बेटा. ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशन के आपकी बात किससे करते हैं. जैसे कई बच्चे हैं जिनको देख के मेरे को, बच्चे नहीं गए जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था, इनको देख के गुस्सा आता है, बट स्टूडेंट को देख के मेरे को कुछ नहीं ऐसी प्रॉब्लम होती. पर ये लोग आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज होता है इनको देखकर. अच्छा, कोई स्पेशली आपके घर में आप सुबह उठे हो, अभी दरवाज़ा खोला नहीं कि कोई आ जाए, हाँ भाई ले आ दे ऐसी चीज़ दे. कई आजकल आ जाते हैं कोई संत महात्मा टाइप लोग, अब समझ नहीं आती कि इनको क्या, क्योंकि मेरे घर का नेम प्लेट पढ़ के कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो इसीलिए मेरे को उनको देना पड़ता है. बाहर हुसैन से लिखा है, तो रिलीजियस पंगा तो लेना नहीं, तो मेरे हाथ में जो होता है बाबा जी लो जाइए. ठीक है ना, कल को ये चीज़ से पंगा ना हो जाए कि हाँ जी इस कंट्री में ये चीज़ बहुत होती है, तो इसलिए मुझे देना पड़ता है बाबा जी लो जी. ठीक है, इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. मेरा क्या जाता है हाथ जोड़ने में, मेरा क्या घिस जाएगा, पर घिसेगा तब अगर मैं उसकी अपमान करूँ, इसीलिए. ठीक है, अब कई बार आपने किसी बेबी का फेस देखो, छोटा बच्चा, उसको देखते ही आपको खुशी होती, जॉय होती. क्यों? क्योंकि एक तो वो मासूम होता है, ठीक है, दूसरा उसको फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना आता, उसको हमेशा हंसना ही आता है या शायद रोना आता है. सो उस बच्चे को देख के आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, आपका खुद का स्वभाव उसको देख के कैसे चेंज होता है. ठीक है, घर में किस किस के हैं छोटा भाई बहन? ओहो, और है ना, यहाँ पे छोटा बच्चा. ठीक है, कौन है? हाँ बस फिर मेरे भी ग्रैंड डॉटर, मेरे जो भाई की लड़की है, मेरे को दादी बोलती है. ठीक है ना, तो वो बच्चे को देख के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है. आधा टाइम बच्चे शरारतें करते हैं, आधा टाइम आपका सामान बिखेर देते हैं. ठीक है, आधा टाइम अब वो थोड़ी सी बड़ी होगी, अब वो ऐसे कर रही होती हूँ, घर जाती हूँ मैं कहीं के खरी दादी के कोई दुपट्टा सा लिया होता है साइड पे, पढ़ा रही होती है पता नहीं किसे तो बच्चे मतलब हाथ में कोई भी पेंसिल वो ली होती, नाइफ, छुरी के साथ ऐसे लगी होती है. तो बच्चे आपको इमिटेट क्यों करते हैं, आपकी नकल क्यों उतारते हैं? हमेशा बच्चा उसकी नकल उतारेगा जो पर्सन उसे पसंद है. छोटे बच्चे की भी चॉइस होती है, बहुत नखरे होते हैं इनके. ये आगे पीछे कभी शोर नहीं करेंगे, जब देखेंगे ना कि हाँ मेरी ऑडियंस है, अच्छा है, तब रो. ठीक है ना, स्पेशली जब गौतम रिलैक्स कर रहा है, वो देख लेगा अच्छा रिलैक्स कर रहा है, हिम्मत कैसे हुई, अब मैं रोता हूँ, भागा आएगा. ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि वो अपनी ऑडियंस खुद ही ढूंढते हैं कि हाँ अच्छा कहाँ है मेरे 2-4 सर्वेंट, सब सर्वेंट, इनसे मैं भी काम देता हूँ. तो ये चीज़ होती है. नेक्स्ट इज हैप्टिक्स. Think of how touch has the power to comfort someone in a moment of sorrow when the words cannot. कई बार हमारी टच, तभी मैंने आपको बताया गुड टच एंड बैड टच. What is good touch? A simple pat on the back, congratulate. जैसे इसके 8.5 बैंड आ जाएं आइल्स में,
ये डांस करते करते आएगी और बताएगी मिठाई लाए ना लाए वो तो मुझे ही देनी पड़ेगी, मेरे बच्चे के आए हैं भाई, ठीक है। तो सिंपल पैट ऑन द बैक की वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बाहर जाके और भी तरक्की करो, ठीक है। दैट इज नाउ we probably get more expert advice and instruction on how to use touch than any other form of non-verbal communication. A lack of non-verbal communication depends, क्योंकि टच जो होती है वो हर तरह की होती है, इंक्लूडिंग फंक्शनल प्रोफेशनल। हमारी यहाँ पे किस टाइप की होती है? प्रोफेशनल। आपके साथ जो है दैट इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज मेरे लिए यू आर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को ऐसे हो सकता है शेक हैंड नहीं, शेक हैंड कहाँ होता है? प्रोफेशनलिज्म में होता है। बट स्टूडेंट को पैट ऑन द बैक, या वेरी गुड, शाबाश बेटे, कीप इट अप, इससे भी ज़्यादा अच्छा करो ये। उसके अलावा सोशियो पोलाइट फ्रेंडशिप, वार्मथ एंड लव इंटीमेसी, जिसमें होता है जब चलो 9 बैंड आ गए तो मैं वो तो एक्स्ट्रा खुशी में कहूँगी हाँ बेटा वेरी गुड, दैट विल बी इंटीमेट, कि मैं सिंपली उसको धीरे से हग किया, ठीक है, पैट ऑन द बैक के वेरी गुड, शाबाश, इससे भी अच्छा करना है, 9 बैंड से अच्छा तो हो नहीं सकता, पर चलो बाहर जाके और भी बेटा तरक्की करो, तो सिंपली एक वार्म हग होगी। So that is professional level touch is related to goal or a part of a routine. Professional interaction which makes it less threatening and expected. For example, we let barber, hairstyle, doctor, nurse, हाँ आप जो बॉयज़ हो आप लोग अपने बाल कटवाते हो तो बार्बर वो नाई भी आपको टच करता है यहाँ पे बाल काटने के लिए। प्रोफेशनल डॉक्टर तो नेचुरली हर जगह डॉक्टर को करना पड़ेगा, आपकी नब्ज़ और खुदा कभी ना करे सर्जरी की ज़रूरत है तो डॉक्टर नेचुरली वो चीर फाड़ करनी होगी तो नेचुरली उनको टच करना पड़ेगा। सिक्योरिटी स्क्रीनर, जहाँ हम जाते हैं वो सिक्योरिटी वाले ऐसे करके स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है, तो वो एक प्रोफेशनल टाइप ऑफ टच होती है। इनअप्रोप्रिएट जो होती है वो गलत होती है, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट कभी नहीं होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट ये सारे हैं, क्योंकि नेचुरली अगर आप बार्बर से बाल कटाने जाते हो वो आपको टच किए बगैर तो बाल काटेगा नहीं, ठीक है। उसके अलावा नर्स, डॉक्टर, जहाँ जगह हेल्थ का चेकअप कराने जाते हैं, फीवर चेक कर लो या ये, तो वहाँ पे डॉक्टर उनको टच करके आपका देखना पड़ता है। नेक्स्ट इज वोकलिस्ट। Paralanguage refers to vocalized but non-verbal parts of message. Vocalist is the study of paralanguage which include vocal qualities that go along with verbal message such as pitch, volume, vocal quality and verbal fillers. Pitch क्या होती है? आपकी टोन पिच, जैसे मैं एग्जाम्पल ही उसका देती हूँ, एक जिसकी बिल्कुल पतली सी आवाज़ थी, तारक मेहता में दया, उसकी पिच इतनी इरिटेटिंग थी कि बंदा चैनल चेंज करते हैं। तो पिच जो है वो बहुत, पिच जो होती है कन्वे मैसेज टू रेगुलेट कॉन्वर्सेशन फ्लो एंड कम्युनिकेशन द इंटेंसिटी ऑफ अ मैसेज, कि आपने जो मैसेज दे रहे हो अगले पर्सन को, जैसे मैंने बात करनी, मेरी पिच कैसी होनी चाहिए, मेरी वॉइस क्वालिटी कैसी होनी चाहिए कि मैं जब बात करूं एक तो दूसरे पर्सन को क्लियर हो, स्पेशली मेरे लिए दूसरा पर्सन हमेशा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स मेरी बात को समझे, वॉइस क्लियर हो। अगर मेरा गला खराब है तो मेरा फर्ज बनता है एक रात पहले ही अपने गले की मरम्मत करके हूँ, चाहे मैं काढ़े पीऊँ, बैनरड्रिल पीऊँ, जो मर्जी करूँ, ठीक है, काली मिर्चों को पीस पूस के पीऊँ, मतलब कि मेरा गला ठीक होना चाहिए, क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा टाइम बोलने में निकलता है। सो योर पिच हैज़ टू बी क्लियर। ये भी नहीं कि आपकी वॉइस श्रीक आउट करे कि दूसरे के कान ही फाड़ दे, ठीक है। उसके अलावा इवन बेबीज रिकॉग्नाइज अ सेंटेंस विद हायर पिच्ड एंडिंग विद अ क्वेश्चन। इवन बच्चे को भी समझ में आता है, ये नहीं कि बच्चे को कुछ नहीं समझ में, उसको सब समझ में आता है कि मेरे साथ कोई इंसान कितने तरीके, बच्चा खुश होकर सिर्फ उसके बाद जाता है जो बच्चे को पसंद आता है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा समझ होती है, उसको पता होता है कि ये मुझे किस तरह से पकड़ रहा है, बच्चा उछल के उसी के पास जाता है। मेरे वो क्या करती, वो शाम को मैं घर जाती हूँ, पूरे दिन की मेरे को पूरा बताती कि इसने ये किया, इसने वो किया, इसने ये किया, इसने वो, सब मेरे को पूरी रिपोर्ट देती है, जिस कारण उसको 2-4 बार डांट पड़ चुकी है कि मेरे को ये सब नहीं जानना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पर अपनी ओर से कोशिश यही होती है कि हाँ वो यहीं पे फेवरेट बनी रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम हेल्प्स communicate intensively. A louder volume is usually thought as a more intense, although a soft voice combined with certain tone and facial expression can be just intense. कई बार loud voice जो कि बहुत ऊंची चिल्ला के बोले, वो अपनी ओर से वो कोशिश कर रहे हैं आप पे रोक झाड़ने की, तो वहाँ पे आपका ध्यान कैसे जाएगा, और जो सॉफ्ट तरह से आपसे बात करे वहाँ ध्यान कैसे जाएगा। वो बहुत लाउड वॉइस जो होती है वो इंटेंस होती है, बट सॉफ्ट वॉइस कंबाइंड विद सर्टन टोन एंड फेशियल एक्सप्रेशन कैन बी जस्ट अ रिलेशनशिप, क्योंकि
जो हमारी वॉल्यूम होती है बेस्ड ऑन आर सेटिंग, डिस्टेंस बिटवीन पीपल एंड रिलेशनशिप। अब जो सॉफ्ट वॉइस और लाउड वॉइस, दो अलग तरह की वॉइस है। आपका रिलेशनशिप सेटअप वहाँ पे होएगा जहाँ पे आपको समझ क्लियर आए, ठीक है। अगर कोई बहुत ऊंची चिल्ला के बोल रहा है और आपको समझ कुछ ना आए तो आपका अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होएगा, बल्कि वो पर्सन जो सॉफ्ट बोले और आपको उसकी बात समझ में आए तो वहाँ पे आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। Speaking rate refers to how fast or slow a person speaks, and that can lead others speaking rate can interfere with the ability to others receive and understand verbal message. Speaking rate, बात करने का रेट ऑफ स्पीकिंग, कोई फास्ट बोल रहा है कोई स्लो बोल रहा है। कई लोग होते हैं वो इतना फास्ट बोलते हैं कि उनकी पूरे सेंटेंस में से आपको एक या दो वर्ड समझ में आते हैं। सो दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हाउ द वे यू आर टॉकिंग, आपकी स्पीकिंग की टोन कैसी है। अगर आपकी टोन करेक्ट है, you will be able to understand what the other person is saying. Next is proxemics. This refers to study of how space and difference influence communication. We only need to look at the ways in which a space shows up for common metaphors to say space, communication and relationship are closely related. जैसे कि some person is close to you, ठीक है ना, आपका उनके साथ जो है रिलेशनशिप कैसे है वो डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन। आपका आपकी मदर के साथ, आपका आपके फादर के साथ, या आपका आपके सिबलिंग्स के साथ, सिबलिंग मतलब भाई बहन के साथ, ठीक है ना, हर एक के साथ आपकी टोन, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन फर्क होता है। अब सपोज करो आपके घर में कोई आपका भाई भतीजा बिल्कुल छोटा बच्चा, उसके साथ आपका कम्युनिकेशन कुछ और होगा, बट जहाँ आप काम कर रहे हो उनके साथ कुछ और होगा। सो इट डिपेंड्स कि कहाँ हम किस तरह से हमारा उनके साथ रिलेशनशिप है, वो चीज़ बहुत मायने रखती है। उससे नेक्स्ट आता है बिजनेस कम्युनिकेशन। व्हाट इज दैट? बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन आउटसाइड अ कंपनी। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन इज हाउ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट इंटरेक्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बिजनेस है, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, बातचीत करने का तरीका, बात करने का स्टाइल, वो सब कुछ कैसा है। जैसा सा वो है आप वैसा ही बोलोगे। जैसा आपका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है, अब जैसे यहाँ पे ले लो, यहाँ ये एक पूरा स्टडी सेंटर है, तो यहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो अलग तरीके का होगा। अगर आपकी कोई कंपनी है, सपोज करो आपकी सोप फैक्ट्री है, आपकी कपड़े की फैक्ट्री है, आपकी किसी और चीज़ का है, आपका मार्बल का काम है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मार्बल की फैक्ट्री, तो वहाँ पे आपका बिजनेस सर्कल अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है। तो हर पर्सन अपने बिजनेस सर्कल में जैसे 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 उनका बिजनेस होगा वैसे वैसे वो बातचीत होगी, उनकी कम्युनिकेशन ही वैसी होगी। आपकी बात कपड़े वाले से तो होगी नहीं, अगर आपका मार्बल का, आप मार्बल वाले से डील करोगे, ठीक है, जहाँ जहाँ आपकी बात होगी। सो कैसी कैसी टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन होती है? सबसे पहले होती है इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन। ये कौन सी होती है? अपवर्ड कम्युनिकेशन, एनी कम्युनिकेशन दैट कम्स फ्रॉम subordinate to manager or from another person of the organizational hierarchy. What's an organizational hierarchy? Hierarchy क्या होता है? Structure, ठीक है। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट आती है, ठीक है, hierarchy होता है स्ट्रक्चर, टॉप मैनेजमेंट। जैसे यहाँ पे ले लो, hierarchy क्या होगी? सबसे पहले कौन है? गुलशन सर, उनके बाद, ठीक है। तो हिरार्कियल स्ट्रक्चर बनता है। आप LPO NLCI के उस पर आप देख लेना कि कैसे कैसे चल रहा है, हिरार्कियल लेवल कैसे कैसे है, कि कौन कौन किस किस पोस्ट पे है, ठीक है ना। तो हिरार्कियल लेवल सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट, देन टॉप मैनेजमेंट के बाद जो पर्सन है, फिर उनके बाद जो है, उनके बाद दैट इज सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मैनेजरियल कम्युनिकेशन, communication that flows from higher level in an organization to the lower level in a downward communication. In other words, communication from superior to subordinate is a chain of command in a downward communication. From superior level, सबसे superior level सर हैं, ठीक है, फिर उनके बाद जो पोजीशंस आती रहती हैं वो, सो उसको हम बोलते हैं हेरार्कियल ऑर्डर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कैसे भी, जैसे सपोज करो मैं आपको बोला आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई फैक्ट्री है, तो सबसे पहले अगर आपकी खुद की ओनर हो तो टॉप मैनेजमेंट, उसके बाद आपने मैनेजर्स रखे होंगे, जो टिल दैट पोस्ट ऑफ द सबसे जूनियर पोस्ट पे जो पर्सन होगा, ठीक है ना। तो वो पूरा एक हेरार्कियल लेवल बना होता है। अब हर पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन फ़र्क है, ठीक है। अब जैसे CEO है, CEO कौन होता है? द हेड, मेन पर्सन, उनकी कम्युनिकेशन विद
तो इमीडिएटली जो उनके बाद है उसके साथ कैसी है, और जो उसके बाद कैसी है, हर एक के साथ आपके लेवल्स बने होंगे। सपोज आपने जब मैनेजर के साथ डिस्कस करना है, वो आपने रिसेप्शन पे बैठे हुए पर्सन के साथ नहीं डिस्कस करना, ठीक है। और जो उनके साथ बात है वो अलग है। हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। अब इनकी कंपनी है, जो भी ये कंपनी में जिन जिन लोगों के साथ इनका भी अलग अलग होगा। सो फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन हर एक लेवल पर अलग होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज lateral communication, technical communication, internal or cross departmental communication between co-workers। co-workers कौन होंगे? जैसे आपने आगे आगे डिपार्टमेंट्स बनाए, जैसे कि हमने ये एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, इंग्लिश डिपार्टमेंट। इसमें co-workers अगर मेरे बाद सिर्फ मैम है, अगर यहाँ पे 10-12 हो तो शी विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद अदर पीपल एंड देन रिपोर्टिंग इट टू मी, ठीक है। अब जैसे सर का है, सर यहाँ पे टोटल हेड वही है, सो वी ऑल हैव टू रिपोर्ट टू हिम। इंटरनल क्या होगा? हमारा डिपार्टमेंट कम्युनिकेटिंग विद मैडम का डिपार्टमेंट, ही कविता मैडम का डिपार्टमेंट, फिर ये 2 डिपार्टमेंट मिल के नीशू मैडम के डिपार्टमेंट में। सो दैट इज इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अगर जैसे अब हमने ट्रिप प्लान किया हुआ है, तो हम 3-4 डिपार्टमेंट्स ने मिलकर वो फैसला लेना है, फिर वो टॉप मैनेजमेंट के पास जाता है और वॉट एवर हैपन्स, ठीक है, उसी तरह से होता है। इसमें क्या आ जाता है? कम्युनिकेशन बिटवीन पीयर्स। नाउ व्हाट इज पीयर? पीयर्स, बिटवीन कम्युनिकेशन बिटवीन पीयर। पीयर मतलब जैसे सपोज करो ये दोनों एक ही पोस्ट पे हैं, दे विल बी पीयर्स। जैसे पीयर फ्रेंड्स को बोलते हैं। उसके अलावा पीयर्स बिटवीन मैनेजर ऑफ द सेम लेवल। फिर इन दोनों ने अपनी बात मैनेजर से करनी है, मैनेजर ने आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर टॉप मैनेजमेंट के पास बात आती है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल बाउंड्रीज। एक्सटर्नल बाउंड्रीज क्या होती हैं? एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन इन एनी मैसेज दैट लीव्स योर ऑफिस इन इंटरनल स्टाफ, इट इज इन्वॉल्व्स डीलिंग विद कस्टमर, वेंडर। हाँ, एक्सटर्नल होता है कस्टमर्स के साथ। जैसे सपोज करो आपका अपना बिजनेस है, तो आपके कस्टमर्स कौन कौन है? वेंडर्स यानी कि दुकानदार आसपास के, उनके साथ कम्युनिकेशन। Getting and receiving instruction and assigning both upward and downward, this include an effective delegation from one person to another। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ कैसे डेलीगेट हो रहा है। Most problem in business begin with unclear communication in this area। अगर आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तब बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी। अगर कम्युनिकेशन क्लियर है, मतलब कि जैसे हम पीयर्स का ले लें, इनका एक ही काम है, ये बिल्कुल मिलाकर वो काम करें। फिर इनके बाद इनके अंडर 4 लोग हैं, इन्होंने उनको काम समझाना है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब अगर आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, आप उनके साथ कैसे डील कर रहे हो, कैसे उनका बिहेव कर रहे हो। अगर उनके साथ क्लियर है आपकी बिजनेस डीलिंग, तभी सक्सेसफुल होगी। शेयरिंग एंड डिस्कसिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड गोज ऑन द मीटिंग्स। मीटिंग्स, आप लोग जैसे मीटिंग्स कंडक्ट करते हो तो वहाँ पे कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो चीज़ भी मायने रखती है, ठीक है। आपका ये भी चैप्टर ओवर हो गया है।